हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंपनी का शासकीय ढांचा। यह जो ढांचा है वो 1757 से 1857 तक रहता है। हमने आगे के टॉपिकों में यह देखा है कि जो 1757 का प्लासी का युद्ध है वो उसके बाद में होने वाली घटनाओं को लेकर अपना अलग ही महत्व रखता है। 1757 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो यह था कि 1757 से पहले कंपनी जो थी वो व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी। उसका काम जो था वो व्यापार ही था, लेकिन 1757 में उसने बंगाल को जीत लिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करके बंगाल पर अधिकार है वो कर लिया। तो अब भारत का जो बंगाल प्रांत था, जिसमें उस वक्त के बिहार, उड़ीसा, वर्तमान का बंगाल और बांग्लादेश शामिल थे, उस पूरे उपजाऊ इलाके पर 1757 में कंपनी का जो है वो एक अधिकार है वो हो गया। अर्थात कंपनी में बड़ा परिवर्तन यह आया कि 1757 से पहले वो सिर्फ व्यापारिक कंपनी थी, जबकि 1757 के बाद में जो कंपनी थी वो भारत के एक प्रांत की मालिक या शासक बन गई थी। तो ऐसा होने के बाद में यह जो बड़ा परिवर्तन आया था, तो उसके बाद में जो ब्रिटिश संसद है उसको यह लगा कि कंपनी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको नियंत्रित और नियमित किया जाए, उसका नियमन किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कंपनी है वो बहुत सारा व्यापारिक लाभ है वो कमा रही थी और बंगाल पर अधिकार होने के बाद में उसके लाभ की कोई सीमा नहीं रही। इसने जो बाकी के जो लोग थे या बाकी की जो इंग्लैंड की कंपनियां थी उनमें भी एक तरीके से ईर्ष्या का भाव है वो उभारा था। तो ब्रिटिश संसद को यह लगा कि कंपनी को नियंत्रित करना चाहिए, तो उसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। यह 1773 में आया था। आपको यह विदित होना चाहिए कि जो कंपनी का शासन है वो भारत में 1757 से लेकर 1857 तक पूरे 100 साल तक रहा और 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, उसके बाद में भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन, इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत पर जो शासन चला वो 100 सालों तक चला, जो 1757 से लेकर 1857 तक रहा। इस 100 साल में कंपनी का जो शासकीय ढांचा था उसने भारत पर किस तरीके से और किन नियमों के अंतर्गत, किन कानूनों के अंतर्गत और किस तरीके के ढांचे के अंतर्गत भारत का शासन किया, उस ढांचे को इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो जो कंपनी थी उसका जो शासकीय ढांचा था वो दो भागों में, दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एक था। यह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो था उसमें कंपनी के वो सारे लोग सदस्य होते थे जिनका कंपनी में शेयर होता था या जो हिस्सेदार होते थे। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में कंपनी के सारे हिस्सेदार होते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें इन सारे हिस्सेदारों में से 24 लोग, इन चारों हिस्सेदारों में से 24 लोग जो होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम होता था वो यह था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो भी कानून और नियम बनाता था उनको लागू करने का काम जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद ने पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट इसको कहते हैं,
यह ब्रिटिश संसद ने 1773 में पास किया। अब इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट को लाने का जो सबसे बड़ा कारण था या उद्देश्य था वो यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण है वो स्थापित किया जाए। तो इसमें यह तय हुआ था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य 24 होंगे। उनमें से उनका जो कार्यकाल है वो 4 साल का होगा और उनमें से 25% अर्थात 6 सदस्य हैं वो हर साल कार्य मुक्त होंगे और उनकी जगह नए जो सदस्य हैं 25% वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनेंगे। इन डायरेक्टर्स के जो सैनिक और राजस्व संबंधी पत्राचार हैं वो भी ब्रिटिश संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा इस रेगुलेटिंग एक्ट में रखा गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस एक्ट के तहत और उसकी काउंसिल में 4 सदस्य हुआ करते थे जो कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए होते थे और उनमें जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर होता था। अर्थात जो गवर्नर था उसका एकाधिकार नहीं था, वो जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर ही कर सकता था। एक जो निर्णय है वो यह लिया गया कि चुनाव से पहले कम से कम 1 साल पहले 1000 पाउंड के जो मालिक होंगे उनको ही मताधिकार का प्रयोग या वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इसमें एक निर्णय यह लिया गया इस एक्ट के तहत कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 है वो अन्य न्यायाधीश होंगे और इस कोर्ट का जो फैसला करने का अधिकार है या क्षेत्राधिकार है वो यह होगा कि यह कलकत्ता के लोगों, कंपनी के कर्मचारियों और यूरोप के लोगों के निर्णयों को सुनेगा। और जो एक है वो निर्णय है वो यह लिया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको व्यापार, निजी व्यापार और तोहफे लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसमें यह सारे पॉइंट हैं वो आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव में इसके प्रश्न है वो कम पूछे जाते हैं, हालांकि पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इनके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह के बारे में है वो पूछा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो पॉइंट हैं वो आपको एक एक करके सब बता दिए गए। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट का दोष क्या रहा या उसकी कमी क्या रही? तो इसकी जो कमी है वो यह थी कि फर्स्ट जो कमी है वो यह थी कि इसके द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का है वो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाया। दूसरी कमी यह थी कि गवर्नर जनरल की स्थिति है वो कमजोर कर दी गई, क्योंकि जब निर्णय है वो बहुमत से होंगे तो उसके काउंसिल के सदस्य हैं वो गवर्नर जनरल पर हावी हो सकते हैं। एक कमी यह भी रही कि सुप्रीम कोर्ट जो जिसकी स्थापना कलकत्ता में होनी है और जो गवर्नर जनरल हैं वो भी कलकत्ता में बैठेगा, तो इन दोनों के जो कार्य क्षेत्र हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, क्षेत्राधिकार हैं, उनका कोई स्पष्ट विभाजन है वो नहीं हुआ था। तो यह सारी जो कमियां हैं वो इस रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई। इस एक्ट में जो कमियां रही थी उन कमियों को दूर करने के लिए बहुत जल्दी सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून लाया। उसका नाम था पिट का इंडिया एक्ट। यह 1773
1784 में लाया गया। 1784 में लाया गया पिट इंडिया एक्ट इसका नाम था। 1784 में। इनके जो सन है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब आया था, या पिट इंडिया एक्ट है वो कब आया था। तो पिट इंडिया एक्ट है वो 1784 में लाया गया। इसके क्या पॉइंट या बिंदु थे वो आपको बताता हूं कि इसका जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण है वो कंपनी पर स्थापित कर दिया जाए। तो यह इस एक्ट के द्वारा कर दिया गया। ब्रिटिश संसद है उसका नियंत्रण कंपनी पर स्थापित कर दिया गया। एक 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 2 मंत्री स्तर के लोग भी होते थे। 2 मंत्री स्तर के जो लोग हैं वो भी होते थे। डायरेक्टरों को व्यापार के अलावा जो सैनिक, राजस्व, असैनिक जितने भी मामले थे उनके जो पत्राचार वगैरह था वो सब संसद के सामने रखना है वो जरूरी कर दिया गया। 3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति भी बनाई गई जो विशेष बातों को लेकर अपनी है वो राय रखती थी। गवर्नर जनरल के जो काउंसिल में 4 सदस्य हुआ करते थे उनको अब 3 कर दिया गया और विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया, या उसका एक क्षेत्र जो निर्णय है वो कर सकता था। यह व्यवस्था की गई। मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको कलकत्ता के गवर्नर जनरल की अधीनस्थ स्थिति में लाया गया। इसके अधिकार और कार्य क्षेत्रों को बढ़ाया गया। जो गवर्नर जनरल था कलकत्ता का उसका, लेकिन वो संधि और युद्ध संबंधी निर्णय है वो ब्रिटिश संसद से पूछे बगैर नहीं कर सकता था। इस तरीके से जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष रह गए थे वो पिट के इंडिया एक्ट द्वारा दूर कर दिए गए। और 1857 तक एक तरीके से देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर जो पिट इंडिया एक्ट है वो ही कंपनी के शासन का, जो भारत में शासन कर रही थी उसके कंपनी के शासन का एक मोटे मोटे तौर पर जो आधार है वो यह एक्ट ही रहा। हालांकि समय समय पर और भी बहुत सारे चार्टर एक्ट वगैरह आते रहे और उनके कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन है वो चलता रहा, लेकिन जो मेन आधार था, मुख्य आधार था वो पिट का इंडिया एक्ट 1784 वाला रहा। तो कंपनी यह पिट का इंडिया एक्ट है, इसका जो महत्व है वो यह है कि इसने एक मुख्य आधार बनाया कंपनी के भारत में शासन का। इसने गवर्नर जनरल की स्थिति है उसको मजबूत किया। इसने ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण है वो कंपनी पर स्थापित किया और जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, दोष रह गए थे, उनको भी दूर किया। यह है वो शासन का आधार रहा। हालांकि थोड़ा बहुत परिवर्तन चलता रहा समय के साथ में, लेकिन कंपनी का जो उद्देश्य था भारत को लूटना और अपना औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तृत करना, उसका विस्तार करना, वो चलता रहा अनवरत रूप से। जो बंगाल से उन्होंने विजय यात्रा अपनी शुरू की थी, बंगाल को जीतकर, और समय समय के साथ अपनी अलग अलग नीतियों को लागू करते हुए उन्होंने भारत के अन्य प्रांतों को भी धीरे धीरे जीत लिया। धन्यवाद।